उसके बाद में देखो, मानव का प्राकृतिकीकरण का मतलब ये होता है कि मानव आदि में मानव समाज की जो अवस्था थी प्राचीन काल में, आदिम का मतलब क्या होता है भाई, प्राचीन काल होता है। प्राचीन काल में मानव अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता था, प्रकृति पर निर्भर रहता था। यानी भोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी कार्य या क्रिया जो कलाप थे मानव के, उन क्रियाकलापों के लिए उसको किस पर निर्भर रहना पड़ता था, प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए वो हम ये कह सकते हैं कि मानवीय जो शक्तियां थी वो प्राकृतिक शक्तियों से क्या मानी जाती थी, कमजोर मानी जाती थी। या मानव की जो शक्तियां थी वो कम थी, क्योंकि मनुष्य के पास में इसका स्तर, प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो क्या था, निम्न था, कमजोर था। वो निम्न था, क्यों था भाई निम्न, क्योंकि उसको वस्तु बनाने का क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था, है ना। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो वस्तुएं की आवश्यकता होती थी, उन वस्तुओं को बनाने के लिए ज्ञान का जो स्तर था वो बिल्कुल क्या पाया जाता था, निम्न पाया जाता था। इसलिए उसको किस पर निर्भर रहना पड़ता था, प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। यानी मानव का प्राकृतिकरण कब होता है, जब मानव किस पर निर्भर रहे, प्रकृति पर निर्भर रहे। क्यों निर्भर रहता था, क्योंकि पोषण के लिए उसको किस पर निर्भर रहना पड़ता था, प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए वो प्राचीन कालीन समय में प्रकृति की क्या करता था, पूजा करता था। क्योंकि वो प्रकृति की भयभीता से डरता था, इसलिए उसकी पूजा करता था। क्योंकि उसको किस पर निर्भर रहना पड़ता था, प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और इस प्रक्रिया को किसके नाम से पुकारा गया है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे लिखो, प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण। अब देखो, प्रकृति का मानवीयकरण है ना, वो तो क्या था, मानव का प्राकृतिकरण। मानव के प्राकृतिकरण में क्या था कि कौन शक्तियां प्रबल थी, प्राकृतिक शक्तियां क्या मानी जाती थी, प्रबल मानी जाती थी। अब देखो, प्रकृति मनुष्य को क्या करवाती है, संसाधन उपलब्ध करवाती है। प्रकृति ने मानव को संसाधन क्या करवाए हैं, उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन प्राचीन काल में भी क्या थे, संसाधन थे। प्राचीन काल में भी क्या थे, संसाधन थे, वस्तुएं थी, पदार्थ था। लेकिन मनुष्य के पास में जो वस्तु को बनाने के लिए, उसको काम में लेने के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी, किस चीज की आवश्यकता थी, ज्ञान की आवश्यकता थी। और वो ज्ञान मनुष्य के पास में नहीं था। इसलिए तो वो प्रकृति पर क्या रहता था, निर्भर रहता था। मनुष्य में धीरे धीरे समयानुसार प्रौद्योगिकी स्तर का विकास होता गया और प्रकृति मानव को अवसर क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है। अब अवसर का मतलब ये होता है कि मनुष्य को संसाधन क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है। और मनुष्य में तकनीकी स्तर बढ़ने के कारण, प्रौद्योगिकी स्तर बढ़ने के कारण, या हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का धीरे धीरे स्तर बढ़ने के कारण मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, है ना, और उपयोग करके अपना जीवन यापन किया, अर्थात अपने क्रियाकलापों को संपन्न किया। और संपन्न करने के बाद में इसी प्रकृति में, इस प्राकृतिक वातावरण में, इस भौतिक वातावरण में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदर्शों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और वो सांस्कृतिक भूदर्श से प्रकृति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है ना। भाई पहले मान लो बाढ़ आ जाती थी, ठीक है, नदियों में क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए,
लेकिन मनुष्य के पास में ज्ञान नहीं था, तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं था, तो मनुष्य ने किसका निर्माण नहीं किया? बांधों का निर्माण नहीं किया। जब उसमें तकनीकी बढ़ी, ज्ञान में वृद्धि हुई, है ना, शिक्षा में वृद्धि हुई, है ना, तो उसने महसूस किया कि नदी के बढ़ते हुए जल स्तर को नदी के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा का निर्माण करके, बांध का निर्माण करके नदियों में जो बाढ़ की स्थिति बनती है उसको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है ना। और वहां जब बाढ़ को रोका गया, तो प्रकृति में ये आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, है ना, प्राकृतिक शक्तियां हैं ये, लेकिन मानव ने किसका निर्माण किया? बांध का निर्माण किया। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक शक्तियों पर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उसने क्या किया? अंकुश लगाया इन पर, और इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? मानवीयकरण कहा गया है। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। गांवों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, रेल मार्गों का निर्माण करना, खनन की प्रक्रियाओं का निर्माण करना, बंदरगाहों का निर्माण करना, उद्योगों का निर्माण करना और व्यापार का क्या करना? निर्माण करना। और इसको ही क्या कहा जाता है? इसको ही क्या कहा गया है? प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। लिखो भैया, लिखो, जब मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है, जब मानव प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है, तब उसके क्रियाकलापों की छाप प्राकृतिक वातावरण पर पड़ती है, प्राकृतिक वातावरण पर पड़ती है। इस प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। मानवीय क्रियाकलापों की छाप आज सर्वत्र दिखाई देती है। इसका मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र का क्या मतलब होता है? सभी जगह दिखाई देती है। गांव, खेत, नगर, कोमा लगाते जाना भाई बीच में, है ना। गांव, खेत, नगर, सड़कें, रेल मार्ग, बंदरगाह है, बंदरगाह जानते हो ना, वह स्थान होता है जहां जाकर क्या करती है? ठहरती है और उसमें सामान को लादा व उतारा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। जैसे हम बात करें रेलवे स्टेशन, क्या होता है? रेलवे स्टेशन यही तो है ना कि रेलगाड़ी आकर वहां क्या करती है? ठहर, है ना, उसमें माल को चढ़ाया उतारा जा सकता है और यात्री क्या करते हैं? बैठते हैं और उतरते हैं। उस स्थान को क्या कहा जाता है? रेलवे स्टेशन कहा जाता है। हवाई अड्डा क्या होता है? जहाँ वायु परिवहन के साधन आकर क्या करते हैं?
स्थान को किसके नाम से पुकारा जाता है? हवाई अड्डों के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में बस स्टैंड क्या होता है? जहां बस आकर क्या करती हैं? ठहरती हैं, रुकती हैं। स्टैंड का मतलब भी क्या होता है? ठहरना होता है ना। तो बंदरगाह है का मतलब क्या है? जहां जहाजों को ठहराया जाता है और उसमें व्यक्तियों और माल आदि को क्या किया जाता है? चढ़ाया उतारा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। यदि हम इनको देखें, बंदरगाहों को देखें, सड़कों को देखें, बांधों के निर्माण को देखें, भवनों के अधिवासों के निर्माण को देखें, तो इनकी जो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं, मानव के द्वारा जो काम किए गए हैं, प्रकृति पर उनकी हमें चारों ओर सांस्कृतिक उदर्शियों के रूप में क्या दिखाई देती है? छाप दिखाई देती है। क्योंकि प्रकृति मानव को संसाधन उपलब्ध करवाती है और मनुष्य इन संसाधनों का उपयोग करके अपना क्या करता है? जीवन यापन करता है। और उन जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्या करता है? निर्माण करता है। तब प्राकृतिक शक्तियां मानवीय शक्तियों से क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के कारण। और मानव भूगोल में इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। बंदरगाह आदि इसी की अभिव्यक्ति है, आदि इसी की अभिव्यक्ति है। अगला टॉपिक डालो आप। मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं लिख लिया। इसमें पहले लिखो नियतिवादी विचारधारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद, देखो अनेक भूगोलवेताओं के द्वारा मानव भूगोल का क्या किया गया? अध्ययन किया गया। और मानव भूगोल के लिए उनके जो विचार थे वो क्या थे? अलग अलग थे, है ना। उन्हें विद्वानों के जो विचार थे वो क्या थे? अलग अलग थे। वाद का मतलब क्या होता है? विचार ही तो होता है ना भाई। वाद का क्या मतलब होता है? विचार। जैसे वाद प्रतियोगिता होती है तो विचारों की तो प्रतियोगिता होती है, उसमें किसी भी विषय के बारे में क्या रखे जाते हैं? विचार रखे जाते हैं। तो मानव भूगोल का अध्ययन अनेक भूगोलवेताओं के द्वारा इसका क्या किया गया? अध्ययन किया गया। भाई यूरोप महाद्वीप के जो भूगोलवेता थे उनके द्वारा अध्ययन किया गया। अमेरिका है, उनके विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया गया। उनका जो विचार था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो मानव भूगोल के लिए उनके क्या थे? अलग अलग विचार थे। और उन्हीं से किसका निर्माण हुआ है? विचारधाराओं का निर्माण हुआ है। और मानव भूगोल की सबसे प्रथम जो विचारधारा मानी जाती है, उस विचारधारा को नियतिवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। एग्जाम में ये भी दे सकता है नियतिवादी विचारधारा, और इसकी जगह कौन सा नाम दे सकता है? पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब जिन विद्वानों ने इनका समर्थन किया है, जैसे फ्रेडरिक हेर्ज़ेल है, बक्कल है, कांट है, अरस्तु है और कुमारी एलन सेम्पल है, उसके द्वारा नियतिवादी विचारधारा और पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। इसका जो इस विचारधारा को जो जनक माना जाता है, जनक कहते हैं, पिता कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं,
वो किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ये बात में ध्यान में रखना। समझ गए कि पर्यावरणीय निश्चयवादी जो विचारधारा है ना, इस विचारधारा का उदय जिसके द्वारा किया गया, इस विचारधारा को बनाने का जो श्रेय जाता है या इस विचारधारा का जनक या पिता है, वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है ना। इसका जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। इसके अलावा कुमारी सेम्पल फ्रेडरिक रेडजेल की क्या थी? शिष्या थी। उसके बाद में अरस्तु है, कांट है, बक्कल है ना, रिटर है, आदि ने इस विचारधारा का क्या किया है? समर्थन किया है। और इस विचारधारा को मानने वाले मानवीय जो भूगोलवेत्ता थे, है ना, इनका ये विचार था कि प्राचीन आदिम कालीन मानव समाज में मनुष्य के पास में प्रौद्योगिकी का स्तर था, वो क्या था? बिल्कुल निम्न था। और ऐसी स्थिति में मानव को प्रकृति की क्या करनी पड़ती थी? पूजा करनी पड़ती थी। अब पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उसकी पूजा करता था। इसका मतलब ये है कि अपने पोषण के लिए, अपने विकास के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए उसको किस पर निर्भर रहना पड़ता था? प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए वो प्राकृतिक जो शक्तियां थी उनसे भयभीत होता था, डरता था, क्योंकि उस समय मानवीय शक्तियां क्या मानी जाती थी? कमजोर मानी जाती थी। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का कहना है कि प्राचीन कालीन समय में मनुष्य प्रकृति का क्या था? गुलाम था, दास था। उसको प्रकृति पर क्या करना पड़ता था? निर्भर रहना पड़ता था। और इसी विचारधारा को किसके नाम से पुकारा जाता है? नियतिवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के नाम से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न ये भी बनता है, ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें मानवीय शक्तियां प्राकृतिक शक्तियों से क्या पाई जाती थी? कमजोर पाई जाती थी। वो कौन सी विचारधारा है? तो कौन सी विचारधारा है? नियतिवादी या पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा है। कई बार ये पूछा जाता है कि नियतिवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का जनक कौन है, या इसको देने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जनक किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, जो कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, है ना। और इसको मानव भूगोल का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। यह आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है, क्योंकि आधुनिक समय में मानव भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा किया गया था। अब लिखो, नियतिवादी विचारधारा का मानना है कि नियतिवादी विचारधारा का मानना है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष एवं मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार
मानव प्रकृति का दास है, मानव प्रकृति का दास है, पर्यावरणीय कारक मानव के आचरण, मानव के आचरण, निर्णय अक्षमता, निर्णय अक्षमता, तथा जीवन पद्धति को निश्चित करते हैं, प्राकृतिक शक्तियों के सामने, प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य तुच्छ होता है, अतः वह मुक्त बना रहता है, अतः वह मुक्त बना रहता है। इसका मतलब है कि मुक्त का मतलब है कि वो चुपचाप प्राकृतिक शक्तियों को क्या करता रहता है, सहन करता रहता है। इस विचारधारा के प्रमुख विचारक कोष्टक में लिख लेना भाई। प्रवर्तक का मतलब ये होता है ना, इस विचारधारा को मानने वाले कौन से लोग हैं। फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, कुमारी सेम्पल, कुमारी सेम्पल, अरस्तु, कुमारी सेम्पल, अरस्तु, कांट, रिटर, बकल, आदि। अब देखो, यानी नियतिवादी विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा जो भूगोलवेत्ता इसका समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि प्राचीन कालीन समय में मानवीय जो शक्तियां थी वो पर्यावरणीय शक्तियों से क्या मानी जाती थी, कमजोर मानी जाती। इसलिए अपने विकास के लिए, अपने पोषण के लिए मानव को किस पर निर्भर रहना पड़ता था, प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। उसका आचरण, उसका रहने का तरीका, उसके निर्णय लेने की जो अक्षमता थी वो किस पर निर्भर थी, प्रकृति पर निर्भर थी। इसलिए वो प्रकृति की क्या करता था, दास्ता करता था, गुलाम था। इसका मतलब ये हुआ कि उसको किस पर निर्भर रहना पड़ता था, प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। प्राकृतिक जो शक्तियां थी उनको चुपचाप उनको क्या करना पड़ता था, सहन करना पड़ता था। और इसी विचारधारा को क्या कहा गया है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा, या इसको क्या कहा जाता है, नियतिवादी विचारधारा कहा जाता है। इस विचारधारा का जो प्रवर्तक माना जाता है, इस विचारधारा का जो जनक या पिता माना जाता है, वो किसको माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। और इस विचारधारा का समर्थन फ्रेडरिक रेडजेल, कुमारी सेम्पल, अरस्तु, कांट, रिटर और बकल के द्वारा इस विचारधारा का क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है।